कहते हैं कि आपका अखलाक, आपका बिहेवियर वो सीढ़ी है जिससे आप किसी के दिल में भी उतर सकते हैं और दिल से भी उतर सकते हैं। लिहाजा हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ अपनी शख्सियत को निखारने के लिए भी बहुत काम करना भी चाहिए ताकि हमारे आसपास का माहौल बेहद खूबसूरत, बेहद शानदार हो सके। और यकीन मानिए, कुछ ऐसी ही खास कहानियां लेकर हम हर एक हफ्ते हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूं रेशमा, मेरा आदाब कबूल कीजिए। और अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जेल में जो कभी मुजाहिदे आज़ादी का मस्कन था, यानी जहां मुजाहिदे आज़ादी ने बेशुमार मशक्क़तें झेली थीं, लेकिन आज ये तालीम का मंदिर बन चुका है, यानी एक स्कूल बन चुका है और यहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ के टीचर्स को भी फ़ख्र महसूस होता है यहाँ पढ़ाकर। क्या है इस पूरी जेल की कहानी, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। चलिए आज सोनभद्र जिला की गोरवाल तहसील के शाहगंज कस्बे में चलते हैं, जहां 1880 में अंग्रेजों ने आजादी की आवाज उठाने वालों के लिए जेल बनाई और आजादी के चाहने वालों को कैद भी किया। लेकिन जैसे ही आजादी मिली, कैदियों की तरह जिंदगी गुजारने वाले हमारे मुजाहिदे आजादी ने बाहर आते ही इस जेल को इस्तेमाल किया। इसे एक मंदिर में तब्दील कर दिया गया, जिसे पहले जिला परिषद और आज बेसिक एजुकेशन काउंसिल चलाती थी, जिसमें आज तकरीबन 200 तलबा ज़ेर तालीम हैं। एक विद्यालय ऐसा है जो 1880 में अंग्रेजों द्वारा जेल बनाई गई थी और आज़ादी के बाद जो हमारे आज़ादी के पुरोधा थे, उन्होंने उस क्षेत्र में जेल की जगह शिक्षा का विकास को महत्व दिया और तत्संबंधी उस जेल को विद्यालय में परिवर्तित कर दिया और आज भी वो विद्यालय पुष्पित पल्लवित हो रहा है और हम सबके लिए एक बड़ा गौरव की बात है। और वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें भी जब ये बताया जाता है तो उसे सुन के बड़े गौरवान्वित होते हैं। कई लोगों को तो ये विश्वास ही नहीं होता कि ये किसी समय में एक जेल रहा होगा। ये स्कूल के हेडमास्टर हैं जो इस बात पर फख्र महसूस करते हैं कि उन्हें एक ऐसे स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला जहां कभी उनकी नस्ल यहां कैदियों की तरह अजियतें बर्दाश्त करती थी। कांता प्रसाद बताते हैं कि इन दिनों दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं था। शायद हमारे मुजाहिदे आज़ादी ने इसी को सोचकर स्कूल में इसको तब्दील करने का फैसला किया। 1947 के पहले अंग्रेजों का जेल था और हमें फ़ख्र है कि हम इस विद्यालय के अभी वर्तमान में प्रधानाध्यापक हैं। स्कूल बनवाने में विशेष भूमिका रही है पंडित सिद्धनाथ मिश्र, जो पिपरी नंबर 1 के निवासी थे, और सादा प्रसाद थे तिलौली गांव के, ठाकुर प्रसाद सिंह मराची के, और हमारे बाबा खुद थे लक्ष्मी प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन में बंद थे और जब स्कूल संचालित हुआ तो वो वहीं पहले वो प्रधानाचार्य हुए। 1962 तक इस स्कूल में इतनी सहूलियात नहीं थी, जब ये स्कूल सिर्फ क्लास 3 तक एक कमरे में था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंतजामिया और आम लोगों की कोशिशों से मजीद इंतजामात बेहतर हो गए। जेल था, इतनी मोटी मोटी सरिया जो है लगी थी यहाँ, और पूरा जेल का जो है ये पूरा जेल था। ये 5-6 कमरे इसमें जेल थे और सामान सरकारी कुछ रखा जाता था। उसके बाद तब ये स्कूल का निर्माण होगा। इसमें स्कूल में पढ़ने वाले आज के तलबा भी ये महसूस करते हैं कि आज जहां वो खुली फिजा में बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके आबाओ अजदाद यहाँ कैद थे और आज़ादी के लिए अजियतें झेल रहे थे। मेरे दादा परदादा यहाँ पे बंद थे। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पहले अंग्रेज दुश्मन हमारे देश के आज़ादी जो हम लोगों को आज़ाद करवाए हैं, उनको हीरो उन्हें यहाँ पर बंद करते थे। यकीनन तालीम के तय ये जज्बा जिले के फख्र में इजाफा करता है। इससे मुआशरे को आगे बढ़ने के लिए एक नई सोच भी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जेल में जहां खवातीन कैदी हैं और ये खवातीन कैदी यहाँ भी खुद मुख्तारी की कहानी खुद ही लिख रही हैं। जी हाँ, ये सभी बेहतरीन कारीगर हैं
और काम भी करती हैं, यानी सिलाई, कढ़ाई या फिर दीगर कुछ काम। और ये सब काम करके जो इन्हें आमदनी होती है उससे न सिर्फ ये अपनी ज़िंदगी को बदल रही हैं बल्कि अपने घर वालों की यहाँ से मदद भी कर पा रही हैं। तो क्या है इनकी पूरी दिलचस्प कहानी, आइए आपको दिखाते हैं। जिंदगी में हर कोई जेल में आना नहीं चाहता, लेकिन कुछ परिस्थितियां ही ऐसी हो जाती है, मजबूरी आ जाती है कि इन बंद दीवारों के बीच में आना पड़ता है। लेकिन इन बंद दीवारों के बीच में आकर भी हम अपनी उड़ान भरना नहीं छोड़ते। जेल की चार दीवारी के अंदर सजा काट रही इन खवातीन कैदियों के चेहरों पर मुस्कुराहट की वजह उनका बाइख्तियार होना है। ये खवातीन जो हुनरमंद कारीगरों की तरह नजर आती हैं, किसी दुकान या कंपनी में नहीं बल्कि साबरमती इंटरमीडिएट जेल में अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रही हैं। एक ऐसी कोशिश जो जिंदगी को तवानाई से भर देती है और मुस्बत सोच देती है। जब भी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तब मैं मेरे पग पर खड़ी रहूंगी और दूसरे को भी मैं कंप्यूटर सिखाऊंगी और बाहर जाके भी मैं जॉब ये कंप्यूटर की करूंगी। मैं यहाँ पे ये सब सीखती हूँ, मेरे को आनंद होता है, मैं मेरी लाइफ के लिए ये सब सीखती हूँ। कंप्यूटर से लेकर सिलाई मशीनों तक या सैनिटरी पैड बनाने के जराए साबरमती मिली एम्प्लॉयमेंट जेल के इन कमरों में हुनरमंद कारीगरों की तरह काम करने वाली ये खवातीन अपने हुनर को एक नई जिहत दे रही हैं। इस काम से जो रकम हासिल होती है उससे ये खवातीन अपने अखराजात पूरे करती हैं और जेल से बाहर की दुनिया में अपने करीबी अजीजों की मदद भी करती हैं। जेल में से छूटने के बाद उनका समाज के अंदर पुनर्वसन हो जाना चाहिए, वो निर्भर भी रहनी चाहिए। इसके हिसाब से यहाँ पर महिलाओं के लिए उद्योग यहाँ पे खोला जा रहा है और यहाँ सेंट्रल जेल में सैनिटरी पैड इनका उत्पादन हम NGO जो हमारी कर्मा फाउंडेशन है उसके साथ कदम मिला के हम यहाँ प्रोडक्शन करते हैं। ये कोई आम सैनिटरी नैपकिन नहीं है बल्कि बायोडिग्रेडेबल है, जिसे इस्तेमाल के बाद मिट्टी में मिलाने के लिए छोड़ दिया जाए तो 15 दिनों में ये गायब हो जाता है। कर्मा फाउंडेशन की मदद से साबरमती जेल में इन खवातीन कैदियों के जरिए ऐसे सैनिटरी पैड तैयार किए जा रहे हैं जो खवातीन की सेहत के साथ साथ माहौल के लिए भी महफूज हैं। सब्जियों की पॉलीमर से तैयार करदा ये पैड खवातीन की सेहत के नुक्ता नजर से भी फायदेमंद हैं। मोटो यही है कि जो लोग नीडी लोग हैं उनको हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के सपोर्ट करना कि एक बार सपोर्ट करके छोड़ नहीं देना, उनके लाइफ टाइम के लिए हम उनके किस तरह से सपोर्ट कर सके, उनके काम आ सके तो वो फ्यूचर में भी कुछ कमा सके, अर्निंग कर सके, उस पर्पज से काम कर। इन खवातीन कैदियों को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता जिन्हें हालात यहाँ लेकर आए हैं। इन्होंने लड़खड़ाती जिंदगी में भी कदम बढ़ाकर जीना सीखा है। इन खवातीन को जेल में काम करने के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जिससे इन्हें मुस्तकबिल में जेल से बाहर काम करने में मदद मिले। यहाँ अपने को काम करते हैं तो अपने को पता नहीं चलता कि दिन कब निकलता है और रात कब जाती है। यहाँ पूरे 10 साढ़े 10 बजे आ जाते हैं तो पेड़ खुलता है, सबके काम पे लग जाते हैं। 2 बजे रिसेस होती है, फिर खाना बाना करके फिर फ्रेश होके फिर 3 बजे से काम चालू कर 5:30 बजे बंद हो जाता। फिर अपना खाना बाना सब ले लेते, फिर सब नहा धो के फिर अंदर बैठ के थोड़ी बार टीवी देखेंगे, फिर अलग बात करके फिर सो जाएंगे। मैं इससे बहुत ज्यादा करूंगी, कोई तकलीफ में ऐसे संजोगों में कोई कहाँ यहाँ ना आए, बस मेरा तो इतना ही कहना है। हर इंसान को ये जानने का तजस्सुस होता है कि बंद मुट्ठी में लाख है या राख। ऐसा ही कुछ जेल का भी है। जेल की ऊंची दीवारों के पीछे छुपी हुई कोशिशों को जानते हुए साबरमती जेल इंतजामिया की उनकी जिंदगियों में मुस्बत तब्दीलियां लाने की कोशिश मुतासिर कुन है, जो खवातीन कैदियों की तरक्की और बहाली में मददगार साबित हो रही है और उनकी खुद इन्हिसारी की तरफ रहनुमाई भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
कहते हैं कि उड़ान के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास पर हो, जरूरत इस बात की है कि हमारे अंदर कितनी हिम्मत है, कितना हौसला है। और ऐसी ही एक जगह है भुज। जी हाँ, भुज वो जगह है जहाँ कभी एक इलाके में बिल्कुल वीरानी थी, लेकिन आज यहाँ सरसब्ज़ सादाब जंगल आबाद है। और वाकई यहाँ काम करने वाले जिन्होंने इस जंगल को आबाद किया है, आज बहुत फख्र का एहसास भी करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में इस बात का जिक्र किया है कि गाँव वालों ने मियावाकी जंगल बसाकर एक बहुत शानदार काम किया है। कैसे किया उन्होंने ये काम, आइए दिखाते हैं आपको। जिधर देखो वहां सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। गुजरात के कच्चे जिले के भुज में ये अपनी नौयत का सबसे बड़ा जंगल है। गुजरात के शहर भुज में ज़लज़ला ज़दगान की याद में बनाए गए इस मियावाकी जंगल की खास बात यह है कि चंद साल पहले तक एक बंजर जमीन थी। जहां तक देखा जा सकता है वहां सिर्फ वीरानी ही वीरानी थी, लेकिन अब इस खूबसूरत जंगल ने अपनी जगह ले ली है। इसका नाम स्मृतियों रखा गया है। लेकिन अब इस खूबसूरत जंगल ने अपनी जगह ले ली है। ये यादगारी जंगल ज़लज़ला मुतासरीन की याद में बनाया गया है, जिसकी वजह से भोजिया पहाड़ी अब सब्ज चादर से ढकी हुई है। इससे गुजरात के ग्रीन कोर में इजाफा हुआ है, भुज की खूबसूरती में इजाफा हुआ है और इसीलिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात प्रोग्राम में इस कोशिश की तारीफ की है। एकता नगर में ये जो मियावाकी वन बनाया गया है, इसकी प्रेरणा का मुख्य स्रोत हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एकता नगर की परिकल्पना उनके विजन से हुई है और उनका विजन यह है कि इस स्थल को इस तरीके से बनाया जाए कि यहाँ आने वाले लोग एक तो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का, यहाँ पर जितने भी अट्रैक्शंस बनाए गए हैं उसका आनंद लें, इससे एक संदेश लें और इससे प्रेरणा लेकर और जगह पर भी इस प्रकार के वनों का निर्माण हो। हमारे यहाँ पर जो ऑन सीज़न है उसके अंदर लगभग 6000 तक पर्यटक इसको देखने के लिए हर मंथ आ रहे हैं और ऑफ सीज़न में भी हम देख रहे हैं 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा व्यक्ति हर महीने इस वन को देखने के लिए आ रहे हैं। बाकी जंगलों को बनाने में सालों साल निकल जाते हैं, लेकिन कम समय में 1.5-2 साल में जंगल बना है। एकदम प्रकृति यहाँ पे आज खिली हुई है और मैं तो उल्लेख करता हूँ ऐसे जंगल घने और बनने चाहिए और लोगों को एक नम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसे जंगलों में आपको विजिट करनी चाहिए और सही में एक अविस्मरणीय जगह थी और हमको ये जान के मतलब ये देख के इतना खुशी हुआ। मोदी जी ने जो बनाया मियावाकी में वो हम देख के बहुत खुश हो गए। देखा कि ऐसा तो मोदी जी बना सकते और कोई नहीं बना सकता, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा और घने जंगल शॉर्ट टाइम में बनना चाहिए ताकि हम लोग विजिट कर सके और उसका आनंद ले सके। गो के जंगल होना मामूल की बात है, लेकिन ये अपनी नौयत की एक मुनफरिद और बड़ी कोशिश है जो जिला कच्चे के भोजिया डंगर में बंजर जमीन पर तैयार किया गया है। कई एकड़ पर फैला ये मियावाकी जंगल कई हिस्सों में तकसीम हो चुका है। इसमें लकड़ी, फल, दवाओं और फूलों के बागात शामिल हैं। यहाँ मियावाकी तरीके से गुज़िश्ता 2 सालों में 117 अक़साम के तकरीबन 3 लाख दरख्त काश्त किए जा चुके हैं। मुस्तक़बिल करीब में यहाँ 40 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का मंसूबा है। जो जगह कभी बंजर थी, आज यहाँ एक खूबसूरत जंगल है और ये हमारे मुल्क के लोगों का जज्बा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। हमारे देश के लोगों का। चेन्नई के लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक अनोखा काम किया है और अनोखा काम ये है कि आम के गूदे से उन्होंने मवाद बनाया है जो कि बिल्कुल लेदर की तरह दिखता है। अब आप सोच सकते हैं कि इससे कितनी चीजें बनाई जा सकती हैं। किस तरह से किया उन्होंने ये अनोखा काम, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बेल्ट के बगैर तस्वुर करें चमड़े से बना एक पर्स। क्या आपको हैरत नहीं हुई? क्योंकि एक ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में आ गई है जो बिल्कुल चमड़े जैसी है, लेकिन असल में चमड़े की नहीं है। चेन्नई के लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI ने ये कमाल कर दिखाया है। चेन्नई के लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आम के गूदे से चमड़े जैसा मवाद बनाने में कामयाबी हासिल की है। आम की पैदावार में भारत का शुमार दुनिया के मुंतखब ममालिक में होता है।
लेकिन फिर भी किसान हर साल 40% आम के बागात छोड़ने पर मजबूर हैं, क्योंकि वो आम मेयार और मेयार के 100% मेयार पर पूरा नहीं उतरते। CLRI के साइंसदानों ने पेटेंट के लिए इंदराज किया है और मुंबई के स्टार्टअप अमाती ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड को टेक्नोलॉजी का लाइसेंस दिया है। खास बात यह है कि अमाती ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड ने इस नए मवाद की दरियाफ्त में, तहकीक और तरक्की में किसानों और इदारे की बहुत मदद की है। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना एग्रीकल्चरल वेस्ट को एक बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में लेदर के मटेरियल में बनाया जा सके, ताकि इसका फ़ायदा किसानों को भी हो और एक अल्टरनेटिव लेदर इंडस्ट्री भी खड़ी हो। नया मवाद 50% आम के गूदे और बायोपॉलीमर के मुरक्कब से बनाया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये माहौल दोस्त है और साथ ही ये मसनूई चमड़ी का एक बेहतर मुतबादिल है। ये नया मवाद पॉलीयूरेथीन चमड़े के मुकाबले में बहुत तेजी से गिरता है और इसकी पैदावारी लागत मसनूई चमड़े की मौजूदा कीमत से तकरीबन 60% कम है। We kickstarted our efforts some 3 years back, and with our own funding we started making leather-like materials from variety of agro waste. Say for example, we started our research with rice straw, wheat straw, sorghum straw, even Indian grass we try to use as a raw material, and then we try to develop leather-like material. And also we try to use some fruit and vegetable waste like mango peel, pineapple peels, orange peel, etc. And in that journey we were successful in developing a technology for straw-based material. फिलहाल आम पर मबनी चमड़ी जैसा मवाद सिर्फ हॉलैंड में तैयार किया जाता है। भारत आम का सबसे बड़ा पैदा करने वाला मुल्क है और इस मुल्क में नई टेक्नोलॉजी की तरक्की के बेपनाह और लामहदूद इम्कानात मौजूद हैं। ऐसी नई टेक्नोलॉजी की हौसला अफजाई और फरोग की जरूरत है। सरमायाकारी के लिए मुनासिब इंतजामात किए जाएं ताकि ये सनत अपने पांव पर खड़ी हो सके। माहौलियाती चैलेंजेस का सामना करने वाली दुनिया के लिए ये एक छोटा लेकिन जुर्रतमंदाना इक़दाम है। इससे न सिर्फ मुल्क की तरक्की यकीनी होगी, बल्कि किसानों और नौजवानों को रोजगार का एक नया ऑप्शन भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और अब एक और आपको कहानी दिखाते हैं जो है हिम्मत और हौसले की। कुछ गांव वाले ऐसे हैं जिन्होंने अपने परेशानियों को खुद ही अपने आप से दूर कर दिया है। ना उन्होंने किसी की मदद ली है और ना ही उन्होंने किसी से कुछ कहा है, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है जिंदगी में। जी हाँ, नदी पर उन्होंने एक पुल बना डाला है और खुद बनाया है ये पुल। ना किसी की मदद ली गई और ना ही किसी इंजीनियर को बुलाया गया। कमाल की बात यह है कि गांव वालों की काफी हद तक परेशानियां दूर हो चुकी हैं। क्या थी परेशानियां इन गांव वालों की, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान के बूंदी जिले के कुछ लोग जन सहभागिता से समाज के लिए नजीर पेश कर रहे हैं। दरअसल छावनी बोरदा गांव से निकल रही कुरेद नदी ग्रामीणों के लिए आजादी के बाद से ही समस्या थी। नदी के बीचों बीच आने जाने के लिए कोई भी पुल की व्यवस्था नहीं थी। ग्रामीण ना तो देवी माँ के स्थान पर जा पा रहे थे, ना ही एक दूसरे गांव में जाने के लिए शॉर्ट रास्ता मिल रहा था। प्रशासन का इंतजार छोड़ ग्रामीणों ने खुद ही कुछ करने की ठानी और अपनी फसल सरसों से निकले चारे को बेचकर और आपसी समन्वय स्थापित करते हुए 10 से 15 लाख रुपए एकत्रित किए और पुल का निर्माण शुरू कर दिया। ये देखिए किस तरह ग्रामीणों ने क्रेनों की मदद से कुरेल नदी पर 14 फीट चौड़े और 150 फीट लंबे मोटे पत्थर से कुरेल नदी पर पुल बनाने का काम किया। गांव वालों ने सबने मिल करके और ये सरसों का कांट वगैरह ये करके 10-15 लाख रुपए इकट्ठे करके और यहाँ पर ये कुरेल नदी में इसे मुक्तसर से पुलिया बांधने का काम प्रारंभ किया है। तो इससे हमारे गाँव की जो है नदी पार की जो ज़मीन है उसमें भी सुविधा मिलेगी और ये जो सहयोग मिला है हमें पूरे गाँव वासियों की तरफ से मिला है। तो अब पास में माताजी का स्थान भी है, वहाँ पर भी पर्यटक जो आते हैं उनको भी इससे सुविधा मिलेगी। पैसा इकट्ठा किया, कुछ लोगों ने तूड़ी बेच के तूड़ी दिए, अपनी तूड़ी दान की और उसको हमने बेच के कुछ पैसा इकट्ठा किया। कुछ पैसा माताजी के दान पेटी से इकट्ठा हुआ। ये करके हमने लगभग 7-8 लाख के टारगेट से ये पुलिया
बनाना शुरू किए। फ़ायदा तो यही है कि ये खरीफ की फसल हम नहीं ले पाते थे हमेशा, तो इस बार उम्मीद है हम कि ये फसल ले पाएंगे हम। हमारे गांव की समस्या थी, जो हमारे गांव वाले ने मिलके इस पुलिया का निर्माण करवाया। इसमें 150 फुट लंबाई की पुलिया है और 60 फुट ऊंचाई, 13 फुट चौड़ाई और इसकी लागत 15 लाख के आसपास है। अपनी ही मेहनत और लगन से इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया, जो अब पूरा हो चुका है। अब इस पुल से होकर गुजरने वाले वाहन यहाँ से नदी पार करने लगे हैं, तो आम जन भी यहाँ से निकलने लगे हैं। कुरेल नदी से दूसरे छोर पर बसे 3 गांवों में आने जाने के लिए ग्रामीणों को भी सुविधाएं मिलेंगी। माताजी के मंदिर में आने वाले यात्रियों के लिए भी यह रास्ता सुगम होगा, लंबी दूरी कम होगी। कुरेल नदी पर सेतु बनाकर अपने आप में ग्रामीणों ने जो कमाल कर दिखाया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजस्थान से भावनी सिंह हांडा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने हमारे आसपास कितनी खूबसूरत कहानियां बिखरी हुई होती हैं, और ये वो कहानियां हैं जिनसे हमें तरकीब हासिल होती है और हम जिंदगी में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम ऐसी ही कहानियों से तरकीब हासिल करते हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी बदलने का हौसला रखते हैं, तो वाकई वही गुड न्यूज़ कहलाता है। और इसी जज्बे के साथ बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिएगा, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें, बाय बाय एंड टेक केयर। देही कोऑपरेटिव सोसाइटियां गांव की मुआशी तरक्की का एक अहम नमूना हैं, जो देही इलाके में रोजगार फराहम कर रही हैं। ताउन का मतलब है मिलकर काम करना। कोऑपरेटिव देही इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए ऐसा ही एक मॉडल है, जो उन्हें माली तौर पर खुद मुख्तार और खुशहाल बना रहा है। हमारा प्रयास है कि सहकारी समितियां को, संस्थानों को हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाएं। हिंदुस्तान में 8 लाख से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, जिनमें तकरीबन 29 करोड़ मेंबरान हैं। अपनी रोजमर्रा की जरूरियात के लिए ये मुआशरे खुली मंडियों पर इन्हिसार करते हैं, जहां बाज औकात उन्हें या तो ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है या नाकिस क्वालिटी के सामान की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। इन मुश्किलात के पेश नजर मरकजी वजीर दाखिला और ताउन जनाब अमित शाह जी ने अगस्त 2022 में कोऑपरेटिव सोसाइटियों को खरीदारों और फरोख्त कुनंदगान के तौर पर जेम पोर्टल पर लाने के लिए पहल की। देश भर की सभी सहकारी समितियों के लिए जेम के दरवाजे खुले हो रहे हैं। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आज के दिन ये भी अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को जेम पर रजिस्टर करने के लिए तैयार करें। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोऑपरेटिव सोसाइटियां तकरीबन 60 लाख फरोख्त कुनंदगान की एक बड़ी तादाद तक रसाई हासिल कर सकती हैं। इस तरह मुसाबिकत में इजाफा होता है और उसे मुनासिब शरह पर दस्तयाब होता है। परचेज के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए जेम से अच्छा कोई माध्यम हो नहीं सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 सालों के बाद ये दुनिया ये मॉडल को देखेगी कि पारदर्शिता से गवर्नमेंट परचेज का मॉडल कैसे हो सकता है। ये पोर्टल एक मुनज्जम, शफाफ और बदउनवानी से पाक एक खरीदारी के अमल को यकीनी बनाता है। इसके अलावा डिजिटल अदायगियों की सहूलत के साथ ये बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने में भी मदद करता है। जेम पोर्टल से हमें बहुत फायदा हो रहा है। हम कॉम्पिटिटिव रेट्स पर बहुत सी मसनूआत हासिल कर रहे हैं। इस शफाफ तरीक़ेकार से फायदा उठाने के लिए कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इन 4 मराहिल में आसानी से खुद को जेम पोर्टल पर रजिस्टर करवा सकती है। पहले मरहले में कोऑपरेटिव की KYC तफसीलात सिस्टम में दाखिल करने के बाद उनकी तस्दीक की जाती है, जिसके बाद उन्हें बुनियादी रजिस्ट्रेशन के जरिए पोर्टल पर जगह मिल जाती है।
दूसरे मरहले में कोऑपरेटिव सोसाइटियों के रिकॉर्ड की बुनियाद पर उनकी सदाकत की जांच की जाती है। तीसरे मरहले में जेम के जरिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नामजद करदा बैंकों में से किसी एक में जेम पूल अकाउंट खोलने के बाद उसकी तफसीलात को जेम पोर्टल पर भरना होता है। जांच पड़ताल और जीपीए तफसीलात भरने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी जेम पोर्टल पर खरीदारी शुरू कर सकती है। हमारी तजवीज तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए होगी कि वो पहले मरहले में ही जेम पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं था। कॉमर्स और सनअत और रियासतों की वजारत के साथ तालमेल करते हुए जेम के कवानीन में तब्दीली करके कोऑपरेटिव को ऑन बोर्ड करना, कोऑपरेटिव में बेदारी पैदा करना ताकि ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव जेम में शामिल हो सकें। इन कोशिशों के नतीजे में अमूल, इफ्को और क्रिबको जैसे बड़े कोऑपरेटिव को खरीदारों के तौर पर जेम पोर्टल पर लाने में कामयाबी हुई है। हम जेम पोर्टल के साथ पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर को जोड़ने के लिए हम हुकूमत हिंद की वजारत कोऑपरेटिव के बहुत शुक्रगुजार हैं। आज हुकूमत ने कोऑपरेटिव सोसाइटियों के कारोबार करने में आसानी को कारगर बनाकर मुल्क के आखिरी छोर तक इसका फायदा पहुंचाने का अहद लिया है। ताउन के जरिए खुशहाली, रोजगार में इजाफा। अरे भैया, यकीन नहीं होता। अरे चचा, ये तो चुप रहे। ठीक है, आमदनी बढ़ेगी, लेकिन बिजली कैसे बनाएंगे? चचा देखो, इस अफसर ने बड़े पते की बात की है भाई। हुकूमत ने जनधन योजना शुरू की थी ना, हम सबको इसका फायदा मालूम है। और अब ये जो कोऑपरेटिव शुगर मिलों के लिए मंसूबे बनाए गए हैं, इससे हम सबकी आमदनी बढ़ेगी। पिछले महीने मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था, उसने कुछ समझाया था, इथेनॉल वगैरह। मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं तो उसके रहन सहन से मरूब हो गया। चचा मेरी बात तो सुनो। हाँ कहो। यहाँ देखो, मैं समझाता हूँ। देखो, हुकूमत हिंद ने एक तारीखी कोऑपरेटिव चीनी मिलों के ऊपर बकाया तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स के मुद्दे को सुलझा लिया है। हुकूमत के इस फैसले से सरकारी शुगर मिल्स और महकमा इनकम टैक्स के दरमियान तवील अरसे से जारी कानूनी जंग से भी निजात मिलेगी। एक और अहम फैसले में हुकूमत ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए उन कोऑपरेटिव शुगर मिलों को आसान क्रेडिट फराहम कराने वाली 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम शुरू की गई। जो अपनी मिलों में एथेनॉल और बिजली पैदा करने के लिए प्लांट लगाना चाहते हैं या उन्हें वर्किंग सरमाए की जरूरत है। आपकी मालूमात के लिए बताना चाहूंगी कि कोऑपरेटिव शुगर मिलों पर 2 करोड़ गन्ने के काश्तकारों की रोजी रोटी का इन्हिसार है। इथेनॉल और बिजली की पैदावार से न सिर्फ गन्ने की मिलों की माशी हालत बेहतर होगी, बल्कि पेट्रोल की दरामद से खर्च होने वाले गैर मुल्की पैसे में बचत, सब्ज तवानाई पैदा करने में शिराकत और अपने मेंबर गन्ना काश्तकारों को गन्ने की ज्यादा मुनाफा बख्श कीमत देने में काबिल हो जाएंगे। एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत शुगर कोऑपरेटिव द्वारा 16-17 के पहले किए गए पेमेंट पर टैक्स छूट दी गई है। इससे शुगर कोऑपरेटिव को 10,000 करोड़ का फायदा होगा। पहली बार रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स में किसी को फायदा मिला है तो कोऑपरेटिव चीनी मिलों को मिला है। ये वास्तविकता हमने क्या। एक प्रश्न है कि इथेनॉल के लिए फाइनेंस नहीं मिलता है क्योंकि अभी हालत कुछ चीनी कोऑपरेटिव चीनी मिलों की खस्ता हालत है। पहले तो एनसीडीसी ने एक फैसला ले लिया, महाराष्ट्र की सारी चीनी मिलों को हम डायरेक्ट महाराष्ट्र सरकार के थ्रू फाइनेंस करेंगे और आरबीआई चीनी सेक्टर, कोऑपरेटिव चीनी सेक्टर के नॉर्म्स को भी थोड़ा रिलैक्स कर उनको सरलता से ऋण मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है। अब तुम अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। गन्ना, किसान की नई जिंदगी।